ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के साप्ताहिक पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम उन रिपोर्ट्स और चुनौतियों पर बात करते हैं जो इस हफ्ते पत्रकारिता के मैदान में सबसे अलग रहीं। मेरा नाम अवधेश है और मैं आज कुछ जरूरी रिपोर्ट्स लेकर आपके सामने हूँ। बिना हल्ला, बिना एजेंडा, पत्रकारिता को ऑर्डर में लाने का नहीं बल्कि समझने का वक्त है। तो आज मेरे साथ हैं 3 दिग्गज रिपोर्टर। अभिनव गोयल हैं बीबीसी से, सुमेधा मित्तल हैं न्यूज़ लॉन्ड्री से और हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हैं आकांक्षा जी। आप सभी का न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अभिनव गोयल की रिपोर्ट पर बात करेंगे। अभिनव ने बीबीसी पर बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट की है जिसकी चर्चा बहुत है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका शीर्षक कुछ यूँ है, कुंभ भगदड़ सरकार ने कहा 37 लोगों की मौत। बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि। तो अभिनव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि इससे पहले हमने भी एक रिपोर्ट की थी न्यूज़ लॉन्ड्री में, जिसमें हमने बताया था कि 79 डेथ हुई हैं जब मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में भगदड़ हुई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये 82 का आंकड़ा आप लेकर आए हैं, इस आंकड़े तक आप कैसे पहुँचे? थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट के बारे में अगर बताएं सबसे पहले। अवधेश, सबसे पहले तो 29 जनवरी को भगदड़ की घटना हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने करीब 19-20 दिन के बाद विधानसभा में बताया कि 37 लोगों की मौत हुई है। 30 लोगों की मौत संगम नोच के पास हुई और अन्य जगहों पर जो प्रेशर पॉइंट बने उनमें भी 7 लोगों की मौत हुई। तो करीब 7 वहाँ और 30, ये तो कुल 37 लोगों की मौत को स्वीकार किया। ठीक, 19 दिन के बाद, क्योंकि शुरू में ये आंकड़ा 30 का था, वो 37 हो गया। लेकिन उसी समय से ये इनपुट्स तो आ ही रहे थे कि जो कुंभ का आंकड़ा है मौतों का, वो काफ़ी बड़ा है। उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी रिपोर्ट की थी। लेकिन उस समय उसी तरह के आंकड़े सब जगह थे। कोई 50 कह रहा था, कोई 70 कह रहा था, कोई 150 कह रहा था, कोई 100 कह रहा था, कोई 200 कह रहा था। सोशल मीडिया पर अलग अलग लिस्टें, अलग अलग आंकड़े चल रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो लोग हैं कौन, वो लोग कैसे दिखते हैं, उनकी कहानियाँ क्या हैं, उनके साथ क्या हुआ। तो उस एक बड़े सवाल को लेकर हम लोग 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में गए और हम लोग ने ये तय किया कि हम हर उस व्यक्ति तक जाएंगे जिसकी मौत कुंभ भगदड़ में हुई, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम पुष्टि कर पाएँ, उनके डॉक्यूमेंट्स देख पाएँ कि ये कुंभ भगदड़ में मरे। क्योंकि जो लिस्टें थी वो अलग अलग हॉस्पिटल की लिस्ट थी। जैसे कि एक हॉस्पिटल की लिस्ट अगर मिली तो मान लीजिए कि वो 15 की है, स्वरूप रानी की। तो हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि जो कुछ शव मेला अस्पताल में गए तो उन शवों पर 15-16 नंबर लिखा हुआ है। वही शव जब मोतीलाल नेहरू की मॉर्चरी में पहुंचते हैं तो वो शव बदलकर 55-56 या 45-46 हो जाता है। तो हमारी रिपोर्ट में वो सब केसेस में जो बताते हैं कि शवों के नंबर अलग अलग जगहों पर जब मॉर्चरी बदली तो कैसे शवों के नंबर संख्या बदल गई। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि वो लिस्टें ओवरलैप ना करें, एक ही नंबर 2 लिस्टों में ना जुड़ जाए। तो उसको लेके भी कन्फ्यूज़न थी। तो उसका सीधा रास्ता था कि हर एक व्यक्ति की पहचान की जाए, उनके घरों तक पहुँचा जाए और उस रात में क्या हुआ। तो करते करते हम लोग 100 से अधिक परिवारों से मिले। 82 लोगों ने, कहने का मतलब 81 लोगों ने हमको पुख्ता सबूत दिए, क्योंकि एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। क्योंकि यूपी सरकार ने खुद बताया, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि एक मृतक के जो पहचान नहीं हो पाई है। गोविंदाचार्य के भाई की बात कर रहे हैं आप शायद। हाँ जी। एक की शिनाख्त नहीं हो पाई, एक की पहचान, मतलब एक नेक्स्ट टू किन नहीं थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि 35 लोगों को हमने मुआवजा दिया। जो महाकुंभ का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वो 37 को भी मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। जो 37 का आंकड़ा यूपी सरकार की तरफ से आया उसमें 35 लोगों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जो महाकुंभ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। और ये कहा गया कि एक व्यक्ति की पहचान नहीं होने और एक व्यक्ति के लवारिस होने की वजह से हम मुआवजा नहीं दे पाए। तो वो जो एक व्यक्ति की उन्होंने लवारिस बताया, वो हमारी पड़ताल में गोविंदाचार्य के छोटे भाई वसुदेवाचार्य सामने आए और जाहिर सी बात एक व्यक्ति की शिनाख्त ही नहीं हो पाई। तो वो 37 थे। तो इस तरह से हम 100 से अधिक परिवारों से मिले। तो 82 लोगों ने, एक वो हटा के बाकी जो 82 लोग हैं, कहने का मतलब क्योंकि एक की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो 81 लोगों ने हमें वो पुख्ता सबूत दिए
और उसकी अलग अलग लेयरिंग हम लोग ने की। हमारे पास 4 लेयर ऑफ एविडेंस थे। उन सभी परिवारों से हम मिले, उनकी वीडियो टेस्टिमनी, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स, उन डेथ सर्टिफिकेट्स में 29 जनवरी की तारीख, उसमें मृत्यु का स्थान, कुंभ मेला क्षेत्र, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से मिली वो पर्ची जिस पर शव नंबर लिखा था। तो इस तरह से हमने जो लेयर ऑफ एविडेंस है उसके आधार पर जो सबूत हमें मिले, उसके आधार पर हमने इन 82 मृतकों की सूची बनाई। और इन 82 मृतकों की सूची बनाने के बाद हमने इनको मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी वो थी जिनको 25 लाख रुपए मिले, क्योंकि अभी तक कुंभ भगदड़ को 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है अवधेश, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूची नहीं आई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो लोग हैं कौन। सरकार ने पैसा दे दिया लेकिन उनके नाम अब तक सामने नहीं लाए आधिकारिक तौर पर। तो पहली सूची वो, क्योंकि हमारी पड़ताल में हमने पता किया कि किन किन को 25 लाख रुपए मिला है। तो जिनको 25 लाख रुपए मिला है तो जाहिर सी बात है उनको कुंभ भगदड़ की लिस्ट में सरकार ने माना होगा, तभी 25-25 लाख रुपए दिया है। तो वो 35 की जगह हमें 36 लोग मिले जिनको 25-25 लाख रुपए मिले। तो इसीलिए पहली कैटेगरी हम लोग ने बनाई कि जिनको 25 लाख रुपए मिले। उसी पड़ताल के दौरान हमको वे 26 लोग मिले, कम से कम 26 लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस पड़ताल पर आकर रुक गए, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, एक परिधि है, एक पेरिफेरी है, उसके बाहर हम कितना जा पाएंगे। तो कम से कम 26 ऐसे परिवार मिले जिन्होंने हमें बताया कि 5-5 लाख रुपए परिवारों को उत्तर प्रदेश की तरफ से मिले। और ये यूपी से लेकर झारखंड तक और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो सभी परिवारों ने कहा कि जो 5-5 लाख रुपए कैश मिले वो यूपी पुलिस के लोग असम तक 5-5 लाख रुपए कैश विजिट की और उनको पैसा दिया और वो भी कैश के बंडल्स दिए। उनके जो स्वरूप हैं वो एक तरह से, तो क्योंकि हमारे पास तस्वीरें आई, वो वीडियोस आए, तो हमने अपनी बीबीसी की रिपोर्ट में उन सभी एविडेंस को लगाया। तो 26 वो परिवार हमको मिले। और उसी कड़ी में जब हमारी पड़ताल आगे बढ़ती गई तो हमको 19 और ऐसे परिवार मिले जिनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। और इन परिवारों में वो लोग हैं जो अपने शवों के साथ 29 जनवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें हैं, जब आप बीबीसी पे जाकर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी 29 जनवरी की, कि वो शवों को लेकर बैठे हुए हैं। उन परिवारों को कुछ पैसा नहीं मिला, ना 25 लाख मिला, ना 5 लाख मिला। तो वो एक अलग कैटेगरी हमने बनाई कि ये वो 19 लोग हैं। और रिपोर्ट की अवधेश एक बड़ी फाइंडिंग ये है कि हम लोग ने बताया कि क्योंकि सरकार ने कहा कि सिर्फ संगम नोच के पास भगदड़ हुई और बाकी जगह प्रेशर पॉइंट क्रिएट हुए। फिर उसके बाद एक और भगदड़ का पता चला कि हल्दीराम के पास झूसी में एक भगदड़ हुई है। मतलब मार्केट में मैक्सिमम 3 जगह पे पता चला कि क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि सबसे पहली भगदड़ संगम नोच की थी जो रात में हुई, 1 से 1:30 बजे के बीच में। दूसरी भगदड़ का पता लगा कि वो हल्दीराम के पास झूसी की बड़ी भगदड़ हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल थी। तीसरी भगदड़ जब बीबीसी के रिपोर्टर दिलनवाज पाशा कुंभ में गए भगदड़ के बाद, तो उन्होंने बताया कि एक तीसरी भगदड़ विद एविडेंस एरावत मार्ग के पास हुई है। फिर 3 भगदड़ हमारे सामने थी, लेकिन जब हम गए तो हमको एक नई भगदड़ का पता चला। वो भगदड़ थी कल्प वृक्ष द्वार के पास सेक्टर 18 में सुबह के समय भगदड़ हुई, 8:30 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक चौथी बड़ी भगदड़ हुई। और उस भगदड़ में 5 लोग शायद उसमें मरे। नहीं, उसमें कितने लोग मरे उसका हम नहीं कह सकते। लोगों का आपने इसमें जिक्र किया। कम से कम 5 लोगों की पहचान की, 5 लोगों के परिवारों से मिले, उनसे बात की, उनके एविडेंस हमने अपनी रिपोर्ट में डाले। और कमाल की बात यह है कि उस भगदड़ में जो मारे गए लोग हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भगदड़ की जगह पर बैठे रहे। हालांकि उससे पहले एक पॉइंट ये है कि जो 5 लाख की बात हमने कही, तो वो पैसा कहाँ से आया जो 5 लाख रुपए दिए गए? ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि कम से कम 26 परिवार 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बैठ रहा है। वो पैसा कहाँ से आया, वो किस मद से आया, किसने जारी किया, वो आधिकारिक है नहीं है? क्योंकि जब हमने पुलिस से बात की, अधिकारियों से बात की, सरकार से बात की, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर कई बार प्रयास किया, हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम अभी भी उस इंतज़ार में हैं कि सरकार आकर हमें बताए, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बताएं कि वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहाँ से आए हैं। उसके बाद जो नई फाइंडिंग थी भगदड़ की, वो जबकि उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप बताइए कि हमने आपको पैसा दिया तो उसको स्वीकार कीजिए। वीडियो पे स्वीकार करें, जैसे मैं आपकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था। वो बाकायदा हमने वीडियोस लगाए हैं कि, और उसमें वो सिविल कपड़ों में गए हुए हैं। घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, सिविल कपड़ों में आए हैं, और वो परिवार वालों ने गलती से या सोच समझ के वीडियो बनाई होगी जो हमारे पास आई। तो ये 5 लाख वालों की कहानी थी। तो 3 भगदड़ हमारे सामने थी।
तो चौथी भगदड़ हमने बताई कि सेक्टर 18 में कुंभ मेला क्षेत्र में कल्प वृक्ष द्वार के पास मुक्ति मार्ग चौराहा है, उसके पास एक सुबह 8 बजे के करीब भगदड़ हुई और वहाँ पर शाम 4 बजे तक लोग अपने शवों को लेकर बैठे रहे। वहाँ हमने कम से कम 5 परिवारों की पहचान की। उन 5 परिवारों से हमने मुलाकात की। उन 5 परिवारों ने हमें ये बताया कि वो शाम 4 बजे तक बैठे रहे अपने शवों को लेकर और उन तक कोई मदद नहीं आई और उनमें से किसी भी परिवार को 25 लाख रुपए नहीं मिले, यानी कि किसी भी परिवार की मौत को सरकार ने नहीं माना है। नहीं तो मानते तो 25 लाख रुपए देते। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग थी कि एक ऐसी भगदड़ जो सुबह हुई और शाम तक बैठे रहे, बावजूद इसके कि कुंभ में जब 2750 AI के CCTV कैमरे लगे थे, उनकी निगरानी के लिए 250 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, एयर एम्बुलेंस समेत हर पल एम्बुलेंस तैनात थी। इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर कुंभ मेला क्षेत्र में लोग अपने शवों के साथ बैठे रहे और जब हमने उनसे पूछा कि वहाँ क्या समय था, क्या गर्मी थी या नहीं थी, तो मीना पांडे हैं सुल्तानपुर की, उनके साथ अर्चना गई थी जो चश्मदीद हैं, वो कहती है कि उस दिन धूप इतनी थी कि जो वहाँ शव रखा था 2 बजे के आसपास उसमें से बदबू आने लगी क्योंकि धूप इतनी थी। तो ये स्थिति थी जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये चौथी भगदड़ है। तो इस तरह से एक डिटेल रिपोर्ट बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ BBC ने बताया कि हमने इसको कैसे किया, किन कैटेगरीज में किया, क्या एविडेंस हैं। 17-18 हज़ार शब्दों की वो एक टेक्स्ट पीस है जिसमें हर इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी कहानी आपको मिलेगी। उस कहानी में आपको शव नंबर से लेकर हर एक बारीक डिटेल आपको, अवधेश अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से। बिल्कुल, मैंने पढ़ा सब और बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सारे CCTV कैमरे लगे हुए थे और CCTV कैमरों की निगरानी के लिए भी एक बहुत बड़ी यूनिट वहाँ पर काम कर रही थी। उसके बावजूद सरकार को ये सब नहीं दिखाई दिया। एक बात और है, प्रयागराज में जब कुंभ जब समाप्ति की ओर था, समाप्त हुआ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा कि कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी। लेकिन सफलता की इस गूंज में ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें गुम हो गई जिनकी आवाज़ को आपने दम दिया, लोगों तक पहुंचा के इतना आंकड़ा है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं अभिनव आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी पड़ताल के लिए, जैसा आप बता रहे हैं कि 11 राज्य है, 50 से ज़्यादा जिले आपने कवर किए, मतलब कितना मुश्किल था ये इन लोगों तक पहुंचना और कैसे ही लोग आपको मिल रहे थे? थोड़ा सा अगर उस कड़ी को जोड़ते हुए बताएं कि एक पीड़ित फैमिली तक आप जब पहुंच रहे थे तो उस बीच की जो क्या क्या जो स्टेप्स थे, अगर आप थोड़ा समझा पाए हमें। अवधेश, ये कोई बहुत ऐसा असाधारण काम तो नहीं था। ये वैसा काम था कि हर कोई व्यक्ति जान रहा था कि जो मौतों का आंकड़ा है वो इससे ज़्यादा हो सकता है। सवाल ये था कि उन परिवारों तक आप कैसे पहुंचेंगे। इसके अंदर जो बड़ा आंकड़ा आपको दिख रहा है 82 का, इसमें जो ज़्यादातर मृतक हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के हैं। बाकी कर्नाटका के 4 हैं, असम का 1 है, उत्तराखंड का 1 है, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के कुछ ज़्यादा लोग हैं और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोग हैं। तो कड़ी दर कड़ी जब हम निकले तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई कि एक परिवार मिला तो फिर दूसरा परिवार मिला। ऐसा कोई नहीं था कि हमारे पास पहले से किसी ने हमको 100 परिवारों की लिस्ट भेज दी और हम उस पर टिक मार्क करते हुए चल रहे हो, ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ से हमको कोई भी छोटा सा भी पॉइंट मिला कि यहाँ पर कुछ हो सकता है तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर प्रयास किया, पता किया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि हम एक परिवार को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, हमको पता है कि ये इस इलाके में परिवार रहता है और हम सुबह से लेकर दोपहर तक घूम रहे हैं, उस परिवार को खोज रहे हैं। हमको सिर्फ इतनी जानकारी मिली जो स्थानीय स्तर से कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उसका घर हमारे पास नहीं था, एड्रेस हमारे पास नहीं था, नंबर हमारे पास नहीं था। अब उसको कैसे खोजा जाए? सुबह से लेकर दोपहर हो गई, नहीं मिल रहे। हम लोग ने कम से कम 50 लोगों से पूछा कि ऐसा केस है, सबने कहा नहीं, कोई ऐसा केस नहीं है। लेकिन तब फिर एक ही सवाल हमारे सामने था। मैंने अपने शूट एडिट जो मेरे थे, देवेश चोपड़ा, इस लंबी यात्रा में वो मेरे साथ थे। देवेश चोपड़ा वो शूट कर रहे थे, उनकी एडिटिंग के बाद ये वीडियो तैयार हुई है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं है, इसका मतलब हम गलत पैराफ्री में खड़े हैं, कि हमको अपनी पैराफ्री बदलनी होगी और उनके थोड़ा सा और क्लोज जाना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 500 मीटर की पैराफ्री में कोई व्यक्ति ना जान रहा हो, इसका मतलब हम 2 किलोमीटर की पैराफ्री में खड़े हैं, तो हमको अपनी पैराफ्री चेंज करनी होगी। तो ऐसे करते करते हमने अपनी पैराफ्री बदली और जब हमको लगा कि लोग हल्का फुल्का जान रहे तो हमको लगा कि हम ठीक आए। तो इस तरह से हमने कुछ लोगों को ट्रैक किया। हम लोगों ने
जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू किया, जिस भी चश्मदीद से बात की, हमने बिठाकर बाकायदा उस रात की घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक की एक टाइमलाइन बनाई। उनसे वो हर संभव सवाल किया कि आप 12 बजे आश्रम से निकले तो जब भगदड़ हुई तो उस समय क्या समय था, उस समय आपको आसपास क्या दिख रहा था, संगम वहाँ से कितना दूर था। तो उन सब के जब सवाल हमारे सामने, जवाब हमारे सामने आए, तो हमने उनसे पैटर्न्स ड्रॉ किए कि किन की कहानियाँ एक जैसी हैं, क्योंकि तभी जो चौथी भगदड़ जो मैं कह रहा हूँ वो तभी सामने आई, क्योंकि जब गोरखपुर में भगदड़ के बाद जो जिनकी मौत हुई और उस तस्वीर को हमने हरियाणा में एक महिला को दिखाया तो उनकी कहानी भी सेम थी, तो उन्होंने उस महिला को पहचाना। वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर जब बिहार में हमने वो फ़ोटो दिखाई तो इस तरह से वो कैसे ट्रेंगुलेट कर रही थी, कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ रही थी। तो इस तरह से ये एक दूसरा उसका तरीका था कि हम उन लोगों से पूछते चले कि अच्छा आपके बगल में कौन था, वो कहाँ के थे, किस तरह की भाषा बोल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि कोई हरियाणा के लोग थे, तो वहाँ से एक क्लू मिला। तो उस क्लू को फिर आगे हम लोग ने बड़ा किया कि अच्छा ये हरियाणा के लोग हो सकते हैं जो इस भगदड़ में शामिल है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत छोटे छोटे वो गाँव वो गूगल मैप पे नहीं हैं, वो इतने छोटे छोटे गाँव हैं। हम गए तो वो एक नाम 5 गाँव हैं, वो छोटे छोटे टोले हैं। एक टोले में गए तो नहीं है, दूसरे में गए तो नाम सेम है, तो नहीं मिले। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं उनको पार करते करते हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वो एक के बाद एक मिलते रहे और फिर अब हमको लगा कि हमको बहुत समय हो गया है, अब हमको यहाँ रोक देना चाहिए। यही वजह है कि बीबीसी बार बार ये कह रहा है कि आशंका है कि मृतकों की संख्या 82 से ज़्यादा हो सकती है। मेरा अगला सवाल यही है अभिनव कि जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके आपको, और उन्हें बीबीसी ने इन 82 लोगों में शामिल नहीं किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने परिवार मतलब इन 82 के अलावा थे जिनसे आप लोग मिले? जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हम 100 से अधिक परिवारों से मिले। उसमें से हमने 82 मृतकों की सूची जारी की, क्योंकि जो बाकी के परिवार थे उसमें से कुछ परिवार ऐसे थे जिनसे हम मिले तो बताया कि वो 29 को 28 को उनकी डेथ हुई। कुछ ऐसे लोग थे जो जिनके पास उस तरह के एविडेंस नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक टेस्टिमनी थी, तो उनको हम मतलब वो सिर्फ मौखिक रूप से बता पा रहे थे। हाँ, सिंपल बता पा रहे थे। तो सेकंड लेयर ऑफ एविडेंस हमारे पास नहीं था, थर्ड लेयर नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था उनके पास। तो क्या आपने जब ऐसे कोई बताता है या किसी गांव में आप थे, तो क्या आपने मतलब ये कोशिश की कि भाई आसपास के पड़ोसियों से बात की जाए, क्योंकि 4 महीने का एक लंबा अंतर होता है। जी, अगर वहाँ कोई रहता है तो फिर पूछा कि मतलब क्या ये 4 महीने से ये आदमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस परिवार का दावा है कि इनके यहाँ हाँ, जो है क्योंकि उनके साथ जो चश्मदीद हैं या जो उनके साथ गए लोग हैं, जाहिर सी बात है वो भी उनके सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन उनके पास उस तरह के एविडेंस हमको नहीं मिले कि हम उनको उस मृतकों की सूची में शामिल कर पाएँ। हालांकि अगर हमको मिलते तो हम उनको ज़रूर शामिल करते। एंड आपका व्हाट वाज दैट आपका सेकंड लेयर ऑफ एविडेंस? जैसे हमारे पास कई लेयर ऑफ एविडेंस है। हमारे पास वो चश्मदीद हैं जो उस समय भगदड़ के समय वहाँ पर मौजूद थे। फिर हमारे पास जो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, हमारे पास वो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं। हम लोग ने बहुत बारीक काम किया है और ये काम आप हमारी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जब आप किसी इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें बाकायदा शव नंबर तक मिलेगा। शव नंबर क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का स्थान क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो कई तरह के जो लेयर ऑफ एविडेंस है हमने वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कोशिश की कि हम उसको डालें। यही वजह है कि जो हमारी जो टेक्स्ट रिपोर्ट है वो 17 से 18,000 शब्दों की है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो शव नंबर मिले और मोतीलाल नेहरू कॉलेज की मॉर्चरी की जो पर्ची है उस पर बाकायदा शव नंबर लिखा हुआ है कि ये 10 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, तो वो एक नया एविडेंस है। तो कई लेयर ऑफ एविडेंस के बाद हम लोग ने कहा कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कुंभ की भगदड़ में मारा गया और सरकार इसको नहीं मान रही है। और वो तस्वीरें हैं, वो शव लेकर बैठे। जब आप चौथी भगदड़ देखेंगे तो 5 लोग उसमें दिख रहे हैं। 4 लोगों की तस्वीरें हम लोग ने लगाई हैं, वो अपने शव के साथ बैठे हैं, जिनको 5 लाख रुपए दिए। आप वीडियो में देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने शवों के साथ बैठा हुआ और वो वीडियो में दिख रहा है, आप उनको 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ भगदड़ में एक व्यक्ति को मतलब ये माना कि उसका कोई वारिस नहीं था,
इसलिए उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया। तो मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने अपनी पड़ताल में बताया कि वो बीजेपी के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बड़ा नाम रहा है भारतीय राजनीति में, उनका संघ के प्रचारक भी रहे हैं, के.एन. गोविंदाचार्य। उनके छोटे भाई थे के.एन. वासुदेवाचार्य। तो मतलब इस परिवार ने वाकई कोई मुआवजा नहीं लिया, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसका भारत की राजनीति में एक बहुत सक्रिय रहे हैं, वो गोविंदाचार्य अपने आप में एक बड़ा नाम रहा है, मतलब उनके भाई थे और वो अपने भाई की 13वीं में भी गए। तो मतलब कैसे सरकार इस चीज़ को नहीं जोड़ पाई, उन आंकड़ों में शामिल नहीं कर पाई कि ये भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी। अवधेश, उसमें जब हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमारे सामने एक नाम भी आया जो वासुदेवाचार्य का था। तो हम उनके यहाँ पहुँचे, तो जो उनके साथ एक सहायिका किरण मिश्रा वो रह रहे थे पिछले 20 साल से। हाँ। तो उनके हवाले से हमको जानकारी मिली कि उन्हीं के पास वो डेथ सर्टिफिकेट था जिसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश से वो जारी हुआ है प्रयागराज से कि 29 को इनकी डेथ हुई है। उसमें प्लेस ऑफ डेथ लिखा हुआ है 7 फोर्ट कैंट। क्योंकि फिर हम लोग ने अधिकारियों से भी संपर्क किया कि मुआवजे के लिए, कि क्या वजह है कि इनको मुआवजा नहीं मिला। तो उसमें होता है कि वो उन्होंने कहा कि इनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, तो हम मुआवजा किसको दें। तो बाकायदा उसके लिए वहाँ पर जांच हुई, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमने वहाँ फ़ोन किया, पूछा कि मुआवजे का क्या है, तो उन्होंने लिख के भेजा कि इनके पास कोई वारिस नहीं है, शादी नहीं हुई है, इस वजह से मुआवजा नहीं दे पाए। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि एक व्यक्ति जो जिनके वारिस नहीं है उनकी मौत हुई है और एक शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो इसीलिए हम लोग ने बताया कि वो जो व्यक्ति हैं वो इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम ये वासुदेवाचार्य है। एक वीडियो का जिक्र आपने किया अपनी रिपोर्ट में, तो उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वीडियो में पुलिस अधिकारी जो वहाँ गए हैं या जो कांस्टेबल हैं या दरोगा जो भी गए होंगे पीड़ित परिवारों के पास, उन्हें 5 लाख रुपए जब दे रहे हैं और रिसीव करते हुए, तो कोई एक व्यक्ति है जो कह रहा, मैं धनंजय कुमार, मेरी माता तारा देवी, हम कुंभ मेले में गए थे नहाने के लिए, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। यहाँ पर साहब आए थे, यूपी के साहब हैं, 5 लाख रुपए हमें दिए, हमें प्राप्त किए। मतलब मैं इस सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि कितने भोले भाले लोग हैं, और उसकी भाषा से समझ में आता है कि मतलब पुलिस उनसे वीडियो भी बना रही है और वो साहब वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या मतलब मौतों का एक तरह से सौदा हो रहा था, क्या था, मतलब बड़ा हैरानी वाली बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 19 लोग और भी थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, है ना, जिनको मुआवजा नहीं मिला, तो इनको किस आधार पर मुआवजा नहीं मिला? एक तो चलिए हो गया कि वारिस नहीं थे, बाकी का क्या पैमाना था? यही सवाल हमने भी अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि आपने किस आधार पे तय किया, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं अवधेश, इसका जवाब सरकार को देना है। इसीलिए हमने, आप हमारी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत डिटेल तरीके से 5 केस बताए हैं कि एक केस जौनपुर की मनित्रा देवी का है, एक केस जींद की रामपति देवी का है, एक केस असम के नितिरंजन पॉल का है, एक केस झारखंड के शिवराज गुप्ता का है, तो हमने बाकायदा एक केस रीना यादव का है जो प्रयागराज से। हमने ये 5 केस बताए हैं और हमने बताया कि किस तरह से एक ही वीडियो में, जो मेला अस्पताल का वीडियो है प्रयागराज का, वहाँ पर शव रखे हैं, 18 शव हैं, उसमें से पड़ताल के दौरान 5 परिवारों ने बताया कि ये हमारे शव हैं जो उस वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन उन परिवारों को, एक परिवार को छोड़कर बाकी जो 5 परिवार है उनको 25 लाख रुपए दिए गए, लेकिन जो झारखंड के शिवराज गुप्ता का परिवार है उनको 5 लाख रुपए दिए गए। बावजूद इसके जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है उसमें भी वही तारीख है जो बाकी लोगों में है, उसमें भी मृत्यु का स्थान वही है जो बाकी लोगों में है, वही हरियाणा के नितिरंजन पॉल में है, असम वाले में। तो यही उसको बताने का मकसद यही था कि हम भी ये जान पाएँ कि किस आधार पर आपने तय किया कि किस परिवार को 5 लाख रुपए देने हैं और किस परिवार को। तो हम भी यही जानना चाहते थे कि 5 लाख भी जो है कोई आधिकारिक रूप से नहीं दिए, ये भी बस क्योंकि पैसा कहाँ से आया यही नहीं पता चला। मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि 25-25 लाख रुपए आप दे रहे हैं किसी को, फिर चलिए ठीक है आप दूसरे दरवाजे से 5-5 लाख रुपए भी दे रहे हैं, तो क्या ये 19 लोग उस दूसरे दरवाजे में भी शामिल नहीं हुए? इसका जवाब हमारे पास नहीं है अवधेश, क्योंकि हम लोग ने भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आपने 19 लोगों को छोड़ दिया, 26 को दे दिया और 26 को 5 दिए, 36 को 25 दिए
और जब हम चौथी भगदड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने 5 परिवार बताए हैं, 5 मृतक बताए हैं। वो पांचों के 5 मृतक एक ही जगह पर बैठे हुए सेक्टर 18 में। उन पांचों को भी एक जैसा पैसा नहीं मिला है। उन पांचों में से भी 3 परिवारों को 5-5 लाख रुपए मिले हैं, 2 परिवारों को 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं। औरंगाबाद की सोनम कुमारी की मौत हुई, उनको 5 लाख रुपए मिले। गोरखपुर की नगीना देवी, गोरखपुर के उनके पड़ोसी जो कुसुम देवी के पति हैं पन्नेलाल साहनी, इन 3 लोगों को मिले। लेकिन जो हरियाणा के जींद की कृष्णा देवी थी, उनको 5 लाख नहीं मिले। मीना पांडे सुल्तानपुर की, तो उनको नहीं मिले। तो कहने का मतलब घटना वही, जगह वही, वहीं रखे हैं, 5 लोग बैठे हैं, लेकिन उसमें भी 3 को 5 लाख दिए और 2 को नहीं दिए। और जिस आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो मुझे अभी भी याद है। हमको करते करते शाम ढल गई थी और हम लोग बिहार के गोपालगंज में थे, तो हमको लगा कि अब 6 साढ़े 6 बज गए हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि हम कैसे एक दिन में 3-3, 2-2 एक परिवार से मिलें और हमारा टाइम कैसे बचे। तो तब भी हमने कहा कि चलिए हम प्रयास करते हैं, हम शाम एक बार देखते हैं, अगर परिवार नहीं बात करेगा तो शाम ढले हमने उनसे बात की थी, धनंजय से, जो तारा देवी के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भगदड़ में उनकी जो माँ का शव था वो नीचे दबा हुआ था, और जब वो पुलिस वाले 5 लाख रुपए देने आते हैं तो वो परिवार का ही बनाया हुआ एक तरह से आप कहीं, क्योंकि वो जो अधिकारी पैसा दे रहे हैं, तो उसका पीछे से एक वीडियो बनाया जो परिवार से हम लोग को मिला, वो हमने लगाया। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सरकार की कुंभ मेले की आधिकारिक वेबसाइट ने जानकारी दी थी कि कुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस 2750 सीसीटीवी कैमरे और उनकी निगरानी के लिए 300 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स लगाए गए थे। इसके अलावा सुरक्षा में 50,000 से ज़्यादा जवान, हवा में ड्रोन और आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस समेत 133 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। इसके बावजूद लोग मारे गए और पीड़ित परिवारों तक मुआवजा नहीं पहुंचा। इससे पहले हमने न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी एक रिपोर्ट की थी, बसंत हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे थे। उसका शीर्षक है अस्पताल, पुलिस के रिकॉर्ड में महाकुंभ भगदड़ से 79 लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज। और जब बसंत इस रिपोर्ट को कर रहे थे तो उन्होंने कई अलग अलग अस्पतालों का दौरा किया और थानों से मिली जानकारी के आधार पर यह आंकड़ा आपके सामने शामिल किया था। तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री पर। आकांक्षा जी हैं हमारे साथ इलाहाबाद से। आकांक्षा जी, कैसा माहौल है पहले तो ये बताइए, गर्मी मौसम कैसा है? गर्मी है यहाँ पर अवधेश, अभी तो हाँ। उमस वाली गर्मी। आप लोगों को तो फिर भी बारिश नसीब हो रही है, लेकिन यहाँ पर गर्मी ने काफी परेशान कर रखा है। नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए, हालांकि बारिश यहाँ नहीं हुई है काफ़ी दिन से। तो आकांक्षा ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी की है बीते दिनों, इसका शीर्षक है एनकाउंटर राज की पड़ताल, एक जगह 3 मुठभेड़ वही कहानी। आकांक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो जो बाग है बड़ा दिलचस्प है, वो बाग चारों ओर से उसके रोड सी गुजर रही है, मैं आपका वीडियो देख रहा था। तो तीनों एनकाउंटर जिसकी कहानी है वो उस बाग पे ही आके समाप्त हो जाती है, वो पैटर्न भी लगभग सेम है। तो आप एक तो कैसे इन तीनों परिवारों तक पहुंची, और वो थोड़ा सा समझा पाए हमको, पुलिस का जो पूरा प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का, फिर वो हाफ एनकाउंटर करने का। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये कौशाम्बी पुलिस द्वारा किए जा रहे कुछ एनकाउंटर की पड़ताल करती है, जिसमें हम एक पीड़ित परिवार से मिले थे जो कि कोरांव में है, और कोर्ट में उन्होंने बकायदा 156(3) CRPC एप्लीकेशन लगाई थी 2024 में, ये कहते हुए कि फर्जी मुठभेड़ में उनका लड़का मारा गया है। इस एप्लीकेशन पर 156(3) CRPC में एप्लीकेशन लगाने का मतलब है कि फैमिली ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप आदेश दीजिए कि FIR फाइल करी जाए। तो थाने लेवल पर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बेहद गरीब तबका है जो फैमिली कोर्ट पहुंची है, वो मजदूर हैं पेशे से। नारायण सोनी, जिनके 21 साल के लड़के विजय सोनी को 10 सितंबर 2023 को ऐसा परिवार का आरोप था कि घर से उठाकर कौशाम्बी पुलिस के कुछ लोग आए हैं, 2 गाड़ियों में उठाकर ले गए हैं, और 12 सितंबर को उसको एनकाउंटर में गोली मारी जाती है। इलाज के लिए फिर उसे भर्ती कराया जाता है प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में, और वहां पर इलाज के दौरान सेप्टिसीमिया से उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये फोकस करती है विजय सोनी के ही एनकाउंटर
के केस में जब हमने टाइमलाइन को पूरा ट्रेस करना शुरू किया तो शुरू में जो परिवार है अपने डिफेंस में वो दो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाता है ये स्टैब्लिश करने के लिए कि पुलिस उनके लड़के को घर से ही उठाकर ले गई थी। तो 10 तारीख के बाद ही अगले दिन 11 सितंबर 2023 के ही दिन आपको दो उनकी तरफ से जो कंप्लेंट्स हैं जो उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को लिखित एक कंप्लेंट दी है, ऑनलाइन कंप्लेंट फिर उन्होंने फाइल करी है जन सुनवाई पोर्टल पर। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये स्टैब्लिश करने के लिए कि उनके लड़के को खाकी वर्दी में कुछ लोग आए हैं और 10 सितंबर 2023 के दिन घर से उठाकर ले गए हैं। यहाँ पर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पूरे स्टोरी का वो है एनकाउंटर स्पॉट जो यहाँ पर पुलिस जहाँ पर एनकाउंटर दिखाती है इस जगह का अमरूद का बाग नाम है है शायद। गुंगवा का बाग। एक आउटस्कर्ट्स में कौशाम्बी के आउटस्कर्ट्स में एक ये फॉरेस्टेड सा एरिया है गुंगवा का बाग। वहां पर पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि 2022 अगस्त 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में यानी विजय सोनी के एनकाउंटर के एक महीने पहले तक वहां पर दो एनकाउंटर और हुए हैं और एक ही पैटर्न पर हुए हैं कि जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में पुलिस के द्वारा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी साझा की जाती है कि उनको मुखबिर से सूचना मिलती है कि जो भी अपराधी हैं वो इसी गुंगवा के बाग में छुपे हुए हैं। जो विजय सोनी में भी वो लोकल रिपोर्टर्स को बताते हैं कि चोरी के सामान का बंटवारा करने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, ऐसी हमारी जानकारी थी। फिर सबको जब वो अरेस्ट करते हैं तो जो अरेस्टिंग है उसके पहले वो दिखाते हैं कि पैर में ही गोली लगी। इसमें विजय सोनी एकमात्र ऐसा अभियुक्त था, इसके साथ एक और अभियुक्त भी था जिसको उन्होंने तीन अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया था विजय सोनी मामले में, जिसमें विजय सोनी को हाथ में गोली लगी थी। नहीं तो बाकी तीन एनकाउंटर में आप देखें तो विजय सोनी के अलावा एक और अभियुक्त और बाकी दो जो एनकाउंटर हुए अगस्त 2022 में और अगस्त 2023 में उनमें भी पैर में ही गोली लगने के बाद पुलिस उनकी अरेस्टिंग दिखाती है। और ये तीनों मामले वहां की चरवा थाने से जुड़े हुए थे, जिनमें से दो में एक वहां पे लोकल लेवल पर एसओजी टीम को भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया था और एक एसओजी के अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह, जिनकी भी भूमिका पर हमने सवाल उठाए हैं इस स्टोरी में कि दोनों एनकाउंटर में एक सिमिलर स्टोरी बताई जाती है कि दो गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट को छू कर निकल गई या फिर उसमें धंस गई। तो ये जो तीनों एनकाउंटर हैं वो एक ही जगह पर जो पुलिस जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर रही है ये अपने आप में मेरे ख्याल से संदेह पैदा करता है कि जो विजय सोनी का भी एनकाउंटर हुआ उसमें कितनी सच्चाई है। तीन चार तरीकों से जैसा कि अभिनव कह रहे थे अपने बीबीसी की पड़ताल में उन्होंने तीन चार लेयर्स के थ्रू यूपी गवर्नमेंट का नैरेटिव ब्रेक किया है महाकुंभ में हुई डेथ्स को लेकर। तो इस स्टोरी में भी जो एक स्टैंडर्ड जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस है तीन चार तरीकों से हमने यहाँ पर कौशाम्बी पुलिस के एनकाउंटर वाली जो थ्योरी है उसको क्वेश्चन किया है। हमने परिवार से जाकर वो डॉक्यूमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं जिनके बेसिस पर वो कोर्ट पहुंचे थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए। और अभी क्योंकि उनको स्टे मिल गया इसलिए ये मामला पेंडिंग चल रहा है हाई कोर्ट में। दूसरा जो हमारा लेयर था ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस स्टोरी वो था एनकाउंटर स्पॉट पर जाना, जहां पर गुंगवा के बाग से जुड़े जो कुछ रिहायशी इलाके थे वहां पर लोगों से जब हमने पूछा कि अगर जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पुलिस कह रही है करीब 12 राउंड फायरिंग हुई है विजय सोनी एनकाउंटर में, आपको कुछ भी सुनाई दिया? तो वो कह रहे नहीं, हमें अगले दिन न्यूज रिपोर्ट्स में से ही ऐसा पता चल रहा है। और बाकी दो एनकाउंटर की भी एक मिली जुली कहानी है जो कि स्क्रिप्टेड
समझ में आती है। तीसरा जो एक हमारा लेयर था ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो था जो पुलिस ने क्लू बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्वेलेंस डेटा के बेसिस पर ट्रैक किया था कि अभियुक्त गुंगवा के बाग में छुपे हुए हैं या यही लोग शामिल हैं। वो सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट्स हमने देखे, उनमें किसी की भी शक्ल बहुत साफ तौर पे पहचान में नहीं आ रही है। जहां पर पुलिस का ये कहना है कि अभियुक्त को मोटरसाइकिल और कपड़ों के आधार पर चिन्हित करके हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वही अक्यूज्ड हैं जो एफआईआर नंबर 0197/2023 से एसोसिएटेड हैं, जो कि चोरी से रिलेटेड मामला था चरवा थाने का। उसी स्क्रीन ग्रैब को जब हम परिवार को दिखा रहे हैं तो वो हमें बता रहे हैं कि अस्पताल में विजय ने उनको मृत्यु के पहले इस पूरे एनकाउंटर की सच्चाई बताई थी। गिरफ्तारी के बाद उसको कहीं रखा गया था। 12 तारीख को पुलिस उसको एक जंगल जैसे एरिया में ले गई है। आंख के ऊपर काली पट्टी बांधी गई है, पेट के बल लेटने को बोला गया है। गोली मारने के बाद पुलिस ने कहा है पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वीडियो और फोटो बनाए गए हैं जो कि बाद में मीडिया को रिलीज भी किया गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी में लूप होल मतलब क्रिएट करते हैं और ये साबित करते हैं कि जो एनकाउंटर को लेकर जो कहानी वो परोस रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। और जो एक चौथा इसमें एक हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू था, और मैं कहूंगी कि ऑन कैमरा एक तरीके का ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था जो कि पुलिस की थ्योरी को गलत साबित करता है, वो था एक हम को अक्यूज से मिले विजय सोनी के साथ एक जो व्यक्ति सा अभियुक्त है, जिसको भी पुलिस का ये दावा है कि सर्च ऑपरेशन के बाद उस व्यक्ति को उन्होंने उसी गुंगवा के बाग से गिरफ्तार किया। वो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड हमें बता रहा है कि 3 दिन पहले पुलिस लाइन में रखा गया है और मुझे और बाकी लोगों को विजय सोनी को घर से उठाया गया, उसको भी एक जगह से लेकर लाए हैं। इसको नहीं ले गए थे, बाकियों को ले गए हैं और फर्जी तरीके से कथित तौर पर एक पूरा सीन क्रिएट करके ये एनकाउंटर की स्टोरी बनाई गई है। एक छोटा सा चोरी का मामला था जिसको कि ये चाहते तो जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके नॉर्मल तरीके से जुडिशियल प्रोसेस को अपना कोर्स लेने देते। लेकिन क्योंकि आजकल एक एनकाउंटर करने का फैशन सा चल पड़ा है, ट्रेंड सा चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, तो ये एक हमें समझ में आ रहा है कि उसी ट्रेंड को फॉलो करने में कुछ बहुत एंथुजियास्टिक ऑफिसर्स हैं जैसे कि एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह, जो कथित तौर पर इलीगल तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा जी, मतलब 12-12 राउंड फायरिंग हो रही है और आसपास में किसी को पता नहीं चल रहा है, बड़ी हैरानी वाली बात है। वो 58 मिनट की जो रिपोर्ट है आपकी वो मैंने देखी है पूरी। मेरा सवाल ये था कि एक मामले में आप पैसे के लेन-देन की बात कर रही हैं कि फैमिली से पैसा लिया गया। क्या तीनों में पैसे का कुछ बार्गेनिंग हुई है? क्योंकि एक फैमिली तो खुल के बोल रही है कि उनसे 1 लाख रुपया शायद लिया गया है। इसमें जो पैसे के लेन देन की जो बात है, ये भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट पर इस तरीके का जो ब्राइब की बात है वो सामने आती है। पहले तो जो विजय सोनी की माँ है वो ये कहती हैं कि उनके बेटे ने उनको ये बताया था कि जब गिरफ्तार करके ले गए हैं तो पुलिस ने कथित तौर पे पहले विजय से ये कहा कि आप 2.5 लाख दे दो तो हम इस एफआईआर में से तुम्हारा नाम हटा देंगे। क्योंकि ये फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और विजय सोनी खुद भी 9वीं कक्षा तक पढ़ा है, मुगल सराय में जाके मार्बल घिसाई का काम सीख रहा था। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि इस तरीके की राशि का इंतजाम परिवार किसी भी तरीके से कर सके। तो जब उसने मना किया, उनका ये कहना है परिवार का, इसलिए कथित तौर पर उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इस मामले में और बाद में एनकाउंटर दिखाकर अरेस्टिंग दिखाई गई है। एक जो दूसरा एंगल है इसमें करप्शन का,
वो हमारे पास सामने आता है यहाँ पर। जो एक कड़ी है इस स्टोरी की, प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी अस्पताल में जब विजय को एडमिट कराया जाता है, उन 9 दिनों में जब परिवार भी यहाँ आता है, उनको बहुत इजीली उससे मिलने नहीं दिया जाता है। आरोप ये भी वो लगा रहे हैं कि जब उन्होंने जो भी उसका क्लेम या एलिगेशन था, जो कि एक तरीके से डाइंग डेक्लेरेशन बनता इस पूरे मामले में, उनके मोबाइल से वो फुटेज डिलीट करी गई है। कथित तौर पे उसमें हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल था, उनकी सिम तोड़ी गई है। लेकिन उन वीडियोस में विजय ने परिवार को ये भी एक बात, पैसे मांगने की बात बताई थी। हालत जब उसकी क्रिटिकल हो जाती है तब विजय की माँ का ये कहना है कि उस पूरे पुलिस स्क्वाड में जो एनकाउंटर में शामिल थे, एसओजी प्रभारी उनके पास आए हैं और पैसे का लिफाफा लेकर आए हैं कि हमसे गलती हो गई। परिवार ने एक मॉरल स्टैंड लेते हुए ये कहा कि नहीं, हमें ये पैसे आप ले जाइए, और बहन ने कहा कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, वो ऑन कैमरा भी ये कह रही हैं, तब हम फिर आपको देखेंगे। तो हर तरीके से मतलब एक तरीके से जहां वो धन उगाही का उनको मौका मिल रहा था पुलिस को, वो मौका भी ऐसा लग रहा है वो नहीं छोड़ना चाहते थे। जहां पैसा फेंक कर वो मुंह बंद करना चाहते थे, ऐसा समझ में आ रहा है कि अब एनकाउंटर से रिलेटेड मामलों में वो पैसा देकर परिवार पर ये भी दबाव बना रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा आप उछालिए मत, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसा कि इस परिवार को रिलीफ मिली है, मीडिया में इस बात को बहुत ज्यादा अभी तक नहीं हाईलाइट किया गया है। तो इस मामले से ये भी चीज सामने आ रही है कि there is an element of corruption as well, as far as police encounter in UP is concerned. बिल्कुल। तो आकांक्षा जी, जो आपने रिपोर्ट की है ये बहुत ही शानदार है और 58 मिनट की इस रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए, और उससे पता चलता है कि पुलिस यूपी में कैसे काम कर रही है। खास तौर से एनकाउंटर भी कर रही है, पैसे भी ले रही है, और एक पैटर्न सा बन गया है बिल्कुल। आकांक्षा जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी से बात की है ना? वो अधिकारी कह रहे हैं कि 2014 में किसी एनकाउंटर में जब कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने एक पिस्टल का जिक्र किया कि उस पिस्टल को दिखाया गया। सेम पिस्टल एक ताज़ा मामले में भी दिखाया कोर्ट में, तो जज ने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो पहले 2014 में भी इस्तेमाल हो चुकी है और अभी भी ये सेम पिस्टल है। तो फिर उन मेरे ख्याल में उन पुलिस वालों पे जो है FIR दर्ज हुई। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी रिपोर्ट में आया नहीं निकल के, तो वो थोड़ा सा बता पाएँ मुझे कौन सा केस है, क्या है? जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं अवधेश, वो एक्चुअली फॉर्मर यूपी डीजीपी सुलखान सिंह का इंटरव्यू है, जिन्होंने एक कानपुर के मामले में जो एक एनकाउंटर था उसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया। क्योंकि एक जो और पैटर्न है यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक जो स्टोरी पिछले साल भी हमने न्यूज लॉन्ड्री पर करी थी, यूपी STF द्वारा किया गया एक एनकाउंटर था भालचंद्र यादव का। तो एक जो कॉमन पैटर्न है, अगर आप एनकाउंटर से रिलेटेड जो FIRs हैं या न्यूज रिपोर्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, तो हर एनकाउंटर में 3-4 बातें कॉमन होती हैं कि पुलिस ने वार्निंग दी, उसके बाद फायरिंग अपराधियों की तरफ से होती है, और आत्मरक्षा में पुलिस जब फायरिंग करती है तो या तो पैर पे लग उनकी जाती है डेथ हो जाती है, और या फिर पैर में उनके चोट लगती है। इसमें जो चौथा स्टेप है हर एनकाउंटर का, वो ये है कि पुलिस बरामदगी में ये जरूर दिखाएगी कि उनके पास .32 बोर पिस्टल था या फिर कोई राइफल थी, क्योंकि तभी तो आप स्टैब्लिश कर पाएंगे कि बिल्कुल, फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी। और मेरे ख्याल से ये जितने भी एनकाउंटर हैं उसमें ये .32 बोर पिस्टल, ये भालचंद यादव के केस में भी हमने स्टोरी में ये बात करी थी कि वो अपने पेशी के लिए जा रहा था अपने भाई के साथ। चित्रकूट का मामला था, चित्रकूट से कुछ दूर वो जा रहा था, कोर्ट में उसकी पेशी थी, और STF के लोगों के द्वारा उसको कथित तौर पर रास्ते से ही उसको किडनैप किया गया है और भाई के सामने गोली मारी गई है। और फिर अपनी थ्योरी को
स्टैब्लिश करने के लिए, ऐसा परिवार का आरोप था उस केस में भी, कि ये जो बंदूक है ये कथित तौर पर प्लांट की जा रही है, क्योंकि हर एनकाउंटर का एज पर सुप्रीम कोर्ट 2014 गाइडलाइंस एक पूरा फोरेंसिक एनालिसिस होता है, स्पेशली उन मामलों में जिनमें अभियुक्त की मौत हो गई है। फोरेंसिक एनालिसिस के लिए आपको वेपन चाहिए होंगे, आपको जो बुलेट है उनके खाली खोखे चाहिए होंगे। तो ये जो पूरा सीन है, अगर पुलिस कहीं पर भी, चाहे यूपी एसटीएफ हो या यूपी पुलिस हो या फिर एसओजी टीम हो, कहीं का भी मामला हो और कहीं की भी पुलिस हो यूपी में, आपको वो पूरा सीन रिक्रिएट करना होगा विद ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स। आपको वो गन भी प्लांट करनी पड़ेगी, आपको वो गोलियां भी दिखानी पड़ेंगी। तो ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया है, और एक और ये मेरे ख्याल से नोएडा में भी अभी कोर्ट ने जो एप्लीकेंट है, जो परिवार कोर्ट पहुंचा है, उनको रिलीफ देते हुए, उनके फेवर में ऑर्डर देते हुए पुलिस वालों के ही खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है, कि जब एक बंदूक आप एक उससे पहले के मामले में भी दिखा चुके हैं और वो ऑलरेडी चिन्हित है कि ये हमने यहाँ से बरामद किया है, फोरेंसिक एनालिसिस उसका हो चुका है, अब आप उसी बंदूक की बरामदगी दूसरी जगह नहीं दिखा सकते ना। मतलब ये तो फिर हैरी पॉटर की दुनिया में हम पहुंच जाएंगे सही कि एक बात, सही बंदूक बात। अपने ही एक बार यूज हो चुकी है और दूसरे मुलजिम के पास भी वही बंदूक पहुंची जा रही माल है। खाने से निकाल के वही पिस्टल दोबारा दिखा दी। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बिल्कुल है बिल्कुल। और ये बहुत ही चिंताजनक भी है, क्योंकि फिर ये जो पूरा भाजपा सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा नैरेटिव है, स्पेशली सोशल मीडिया पर, जहां पर जो कुछ उनके स्पोक्स पर्सन हैं जो फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, जैसे शलभ मणि त्रिपाठी, हम्म। जो कि बहुत ही मजे ले लेकर ये एनकाउंटर की क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब बहुत ही अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब आप लेयर दर लेयर उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तब आपको तमाम खामियां और ये पूरे पुलिसिया तंत्र के लूप होल्स नजर आने लगते हैं। ठीक है आकांक्षा जी, आपके पास दोबारा वापस आते हैं। तो आकांक्षा जी की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आकांक्षा जी ने कुंभ से भी बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट्स की हैं, तो आप वो भी हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट पर देख सकते हैं, और काफ़ी वीडियो रिपोर्ट भी हैं इनकी। सुमेधा के पास लौटते हैं। सुमेधा ने एक अच्छी रिपोर्ट की है अभी बीते दिनों, भाजपा सरकार के 100 दिन, दिल्ली के एलजी का अड़ंगेबाज से सहयोगी बनने का सफ़र। अब एलजी जैसे 100 दिन पहले, मतलब गवर्नमेंट जब आम आदमी पार्टी के, तो मतलब चर्चा में रहते थे, लेकिन अभी एकदम से गायब से हो गए हैं और उस तरह के क्लासेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो आपने अपनी पड़ताल में क्या पाया? आई थिंक हम लोग का जो अभी स्टोरी है वो काफ़ी इनिशियल ट्रेंड्स बताता है, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ दिल्ली में आए हुए कुछ 100 दिन के करीब हुए हैं। सो आई थिंक हम पूरे गवर्नेंस में क्या हो रहा है, उससे अभी दिल्ली को क्या अचीव है, उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बट हम एक जो काफ़ी ऑब्वियस भी था, वो सिर्फ उसी चीज़ को हम लोगों ने एक तरीके से अप्रोप्रिएट किया है स्टोरी में, कि कैसे पहले एलजी जो थे वो एक क्रिटिक थे गवर्नमेंट के, अभी वो एक कोलैबोरेटर बन चुके हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें मतलब दिल्ली के 2025 असेंबली इलेक्शंस के रन अप में देखी जा रही थी, जब उन्होंने एक आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस हो गया था जब उनका एक इंटरव्यू आया था विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ, जिन अपनी मेरी दिल्ली मेरे मन की बात करके वो एक पॉडकास्ट सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि आरएसएस से के काफ़ी सीनियर मेंबर रह चुके हैं। एंड उस पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर वो काइंड ऑफ एक आप देखेंगे कि सारे जितने भी गेस्ट थे वो सारे के सारे यूजुअली बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, जो कि बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया है। और उस पूरे पॉडकास्ट सीरीज़ में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो उनके गेस्ट बन के आए थे, वो थे एलजी विनय कुमार सक्सेना। एंड अगर उसके अंदर वो काफ़ी ओपनली जाके आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो कि नई बात नहीं थी। बट वो क्योंकि एक पॉडकास्ट पूरा एक काफ़ी बेसिकली इलेक्शंस के रन अप में स्टार्ट हुआ था, और इसलिए ही स्टार्ट हुआ था टू शो कि आई मीन टू हेल्प बीजेपी पॉलिटिकली। सो उसके अंदर जब हमें उसमें एलजी साहब दिखे थे, सो
उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है पावर में, सो वो जो यूजुअली काफ़ी हर महीने में 1 या 2 प्रेस स्टेटमेंट्स आते थे उनके ऑफिस से कि आज निरीक्षण मैं बहुत होते हैं, औचक निरीक्षण। जी, कि मैं आज वहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट के लिए गया तो मैंने देखा वहाँ पे कूड़े की समस्या है। आज मैं दिल्ली के उस हिस्से में सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के सोशल लिए मीडिया पर गिला। भी काफी जी। वो रहता था। तो वो काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते थे, काफ़ी सारे पोस्ट डालते रहते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बट आई थिंक जो मेन पॉइंट है वो स्टोरी का वो ये है कि पहले कैसे ये लोग बोथ आम आदमी पार्टी एंड दिल्ली गवर्नमेंट कभी भी साथ में आके मतलब उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनको काफ़ी टाइम लगता था एक प्लेटफॉर्म पे आके उसको लॉन्च करने के लिए भी। बहुत छोटा सा एक उदाहरण दूंगी मैं कि कुछ इलेक्ट्रिक बसेस का उद्घाटन होना था जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी थी और दिल्ली गवर्नमेंट के मेन हाँ। खर्चे पे था। तो वो बसेस का लॉन्च कुछ 4 महीने लेट हो गया क्योंकि एलजी ऑफिस में और आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इस चीज़ के ऊपर एक काइंड ऑफ क्रेडिट वॉर किसे- जैसे हम हाँ। बोलते हैं मतलब चलती रही कि कौन उसका उद्घाटन करेगा। तो ये काफ़ी महीने तक चलता रहा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब आप कोई भी एलजी के टूर्स देख लीजिए या फिर वो कहीं पे भी अगर यमुना की सफाई की बात करने जा रहे हैं या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी ये 4 गार्बेज लैंडफिल्स हैं उधर जा रहे हैं, तो उधर हर वक्त एक बीजेपी गवर्नमेंट उनके साथ में दिखती है। सो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। मतलब दिल्ली के अंदर तो हमेशा से ये एक पावर टसल रहा है बिटवीन एलजी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग एंड बट इट इज़ टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स पॉलिटिकली। सो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। अच्छा, पहले भी बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन होता था। हाँ। अभी जो 100 दिन हुए इस बीच भी कई सारी योजनाओं का इन लोगों ने शिलान्यास किया है, जी। जैसे बस का ही फॉर एग्जांपल। नहीं, अभी पिछले 100 दिन में एक मेजर जो हुआ है, उन्होंने यमुना पे एक फेरी सर्विसेज का उद्घाटन किया है। हाँ। जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक MOU साइन करा है और वो काफ़ी इजीली एक तरीके से साइन मतलब आई थिंक एक यही एक बहुत बड़ा एग्जांपल, मतलब एक यही एक कोलैबोरेटिव अभी तक हमें देखा गया है। सो वही मैं बोल रही हूँ कि आई थिंक इट वुड बी टू अर्ली टू से कि पूरा दिल्ली का गवर्नेंस किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। बट हाँ, एक जो एक तनाव था पहले कि एक खींचातानी रहती थी, जैसे कि जब भी वो सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाते थे तो उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स होते थे वो उसका पार्ट नहीं होते थे। दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो जाते थे, उनको ऑर्डर देते थे। तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को भी कन्फ्यूजन होता होगा किन से ऑर्डर लेना है, फ्रॉम LG या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर से। सो आम आदमी वो पार्टी एक के चीज नेता चेंज हो गई अपने है। भाषणों में भी बोलते थे हमेशा कि हमारी फाइलें अटकी हुई हैं, फाइलें पास नहीं हो रही जी, हैं। तो वो ये एक पावर टसल हमेशा दोनों के बीच में चलता रहता था जो एक अब गायब हो गया है। सो बट ऐसा आई मीन ये काफ़ी पॉलिटिकली इसको देखा जाना चाहिए। आई मीन ये काफ़ी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एंड बट LG का पोस्ट इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। आई मीन LG और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में हमेशा एक पावर टसल रहा है, बट वो कभी भी इतना ओपनली नहीं होता था। एकदम ओपनली जाके आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, जो अभी देखा गया, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो उसके एक दायरे हैं। सो ये एक बहुत चेंज देखा गया है आफ्टर विनय कुमार सक्सेना स्टेप्ड इन टू दिल्ली एज LG। मीडिया से भी एकदम गायब हो गए हैं, क्योंकि अब- पहले उनका हमेशा कुछ ना कुछ मीडिया में तस्वीरें छपती थी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर उनके भी खुद के बयान आते थे। जी, क्योंकि पहले जब इतना रैंगलिंग रहेगा दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली वो हर बार हेडलाइंस बनाएगा। बट अब सब चीज़ें स्मूथली होगा तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से हेडलाइंस नहीं देखने को मिलेंगे। क्या आपने किसी मतलब LG से या फिर पूर्व CM आतिशी से या किसी और से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, मतलब हमने तो देखिए एक्चुअली हमने आई नो अभी मैंने इस रिपोर्ट के लिए आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को एक रीच आउट ज़रूर किया, जो एक हम करते हैं टू गेट देयर रिस्पॉन्स, कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। बट मैंने ये जो अपना स्टोरी है वो पूरा का पूरा एक कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन पे रखा है, फ्रॉम प्रेस स्टेटमेंट्स, उनके ट्विटर को एनालाइज करके, उनके जितने भी गवर्नमेंट के बीच में और जो भी LG सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन हो रहे हैं। मैंने ना ही बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लीडर से बात की है, ना ही बहुत ज़्यादा BJP के लीडर से बात की है, क्योंकि आई थिंक दोनों बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आई मीन द स्टोरी का आइडिया ही ये था कि हम इंडिपेंडेंटली चीज़ों को
ऑब्जर्व करें। प्यारे दर्शकों, सुमेधा की भी इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए और देखिए कैसे सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर पूरा सिस्टम में कैसे बदलाव आता है, तो ये एक ज़रूरी रिपोर्ट है। अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हैं। जैसे कि हर बार की तरह हम जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे पूछते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या पढ़ें या फिर क्या देखें। तो अभिनव, आपसे शुरुआत करते हैं कि अगर आपने हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि क्या देखा जाए या कुछ पढ़ा जाए, कोई वेब सीरीज़ हो, कोई फिल्म हो, कोई किताब हो, अगर आप सजेस्ट करें तो। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। वो मेरी एक पसंदीदा किताब है, मैं उसको रह के भी पढ़ता हूँ। हाँ। कई बार जब इच्छा होती है तो मैं उसको वैसे भी पढ़ लेता हूँ। तो वो स्वेतलाना की है, द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर। तो उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो महिलाएं जिन्होंने युद्ध लड़ा था, तो कैसे कई दशकों के बाद उन परिवारों तक स्वेतलाना जाती है और उनसे बात करती है, लंबी रिकॉर्डिंग्स करती है। तो जिस तरह का ग्राउंड वर्क स्वेतलाना ने किया अपनी कहानियों में, तो वो कहानियाँ फिर 50-60 बरस के बाद कैसी दिखती हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी किताब है जो मुझे लगता है कि समय निकाल के पढ़ी जानी चाहिए। पढ़ी जानी चाहिए। एक और किताब है द शार्प नाइफ, वो कोंडापल्ली सीतारमैया की जो पत्नी थी। छोटी सी किताब है, 70-80-90 पन्ने की किताब है। वो ऑटोबायोग्राफी टाइप है। तो वो एक किताब है जो मुझे लगता है जो मेरी पसंदीदा किताबों में से है। उसको भी अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है। सुमेधा, आपका क्या रिकमेंडेशन है इस बार? या आई थिंक पब्लिक डिस्कोर्स में अभी एक बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है अबाउट ऑन वोटर रोल्स। पिछले हफ्ते राहुल गांधी जी ने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र करके एक एडिटोरियल लिखा था। उसके रिस्पांस में देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा है। एंड फिर उसके अगले दिन एक्सप्रेस में भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया है कि इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर किस तरीके के सवाल जो अभी कांग्रेस उठा रही है वो कितने वैलिड हैं। सो आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस डिस्कोर्स विच इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि हमेशा से ऑपोजिशन पार्टीज़ ईवीएम का मुद्दा रेज करती रही हैं। ये इस साल पिछले साल कुछ 1-2 इलेक्शन से हमें देखने को मिला कि वो वोटर रोल्स का मुद्दा उठा रही हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईवीएम्स, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू प्रूव, मतलब यू कैन हैव एविडेंस टू प्रूव मैनिपुलेशन ऑफ वोटर रोल्स। सो इट इज़ समथिंग टू बी वेरी क्लोजली फॉलोड। सो वही है। आकांक्षा जी, आप? मेरा एक रिकमेंडेशन है जो एक हाल फिलहाल में किताब मैंने पढ़ी है। ये एक बीबीसी की कॉरेस्पॉन्डेंट है, मरियाना स्प्रिंग। इन्होंने बुक लिखी है अमंग द ट्रोल्स माय जर्नी थ्रू कॉन्स्पिरेसी लैंड। तो ये वहाँ बीबीसी में उनकी डिसइंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट रही हैं। तो ट्रोल जो लोग करते हैं उनकी क्या व्यक्तिगत परेशानियां होती कि वो इस तरीके के पूरे स्पाइरल में फंस जाते हैं जहां पर वो गलत जानकारी को वायरल करने में लग जाते हैं, उस पर ही विश्वास करने लगते हैं। उनकी क्या साइकी होती है और किस तरीके से किस इकोसिस्टम में वो फंक्शन करते हैं, इसको डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू जो ऑथर हैं, जो खुद भी जर्नलिस्ट हैं, मरियाना स्प्रिंग, उन्होंने काफी बारीकी से उस पर लिखा है। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि ट्रोल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सबका हम सबका कभी ना कभी पड़ता है। और यूजुअल रिस्पॉन्स होता है कि हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं या उनसे एंगेज नहीं करते हैं। कभी ध्यान इस पे नहीं जाता है कि उनके भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या उनके इकोसिस्टम में भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो सकती हैं जिसके कारण उनका बिहेवियर इस तरीके का हो गया है। तो उस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं ऑथर। तो अमंग द ट्रोल्स किताब ये मेरा रिकमेंडेशन है। शुक्रिया आकांक्षा जी। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पे है। धनंजय कीर की लिखी किताब है और उसका अनुवाद किया गजानन सुर्वे ने। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, थोड़ी मोटी है, बड़ी किताब है। और इस किताब को जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने लिखने के बाद वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास भी गए थे और उस पर उन्होंने मतलब उन्हें दिखाकर ये पूछा था कि ये सब जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये सब ठीक है। तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो फिर वो उसके बाद वो किताब छपी।
तो ये बहुत ऐसी किताबें, मतलब आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये किताब उस समय की एकदम बहुत ही शुरू से लेके उनका पूरा अब तक का वर्णन है। अच्छी किताब है, शानदार किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को अब समाप्त करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी कॉरपोरेट या सरकार से पैसा नहीं लेता है। आकांक्षा जी अगर इलाहाबाद से ऐसी रिपोर्ट कर पा रही हैं या सुमेधा ऐसी रिपोर्ट कर पा रही हैं तो यह हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की बदौलत कर पा रहे हैं। एक दूसरी बात, अगर कोई भी कमी है हमारे इस पॉडकास्ट में या आपको लगता है कोई सुझाव की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि सुधार की यहाँ 100% संभावना है। एक और बात, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी गुजारिश है पानी पीते रहे, घर में रहें, बाहर कम निकलें और लोग जो निकल रहे हैं वो पानी की बोतल साथ लेकर चलें, क्योंकि जान है तो जहान है। शुक्रिया। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.